अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी से मैं हूं आपके साथ जुब्दा मुनीर और आज मैं मौजूद हूं उस बदकिस्मत बाप के घर जिसकी जवान साला बेटी के साथ ज़्यादती हुई। जी हाँ, मैं मौजूद हूं उस घर में। आइए जानते हैं उस बदकिस्मत बाप से कि ये वाक़या कैसे पेश आया। शुरू से लेके मुझे आखिर तक बताएं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग थे, किन लोगों ने आपके साथ ये दरिंदगी की? वो लड़का था एक अदनान नामी, वो मेरे अब्बू के साथ अक्सर आता था। मेरे अब्बू काम करते थे जैसे कि पतीसा वगैरह बेचते हैं। ये मेरे बुज़ुर्ग बाप हैं, इनके साथ अक्सर आ जाते हमदर्दी के लिए कि मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ। कई दफ़ा हमारे घर भी आया, रेडी लेके उस पर सामान वगैरह अक्सर लाद के लेके आते थे। इस तरह मतलब उनका रोज़ का आना जाना हो गया। कुछ महीने पहले इसी तरह हमारे घर में आया, मेरे अब्बू घर पे नहीं थे, तो आके कहता है कि मैं तुम्हारे अब्बू किधर हैं। मैंने कहा मेरे अब्बू घर पे नहीं, आप थोड़ी देर बाद आ जाना। इसी जगह पे वो बैठ गया है, मैं कमरे में चली गई हूँ। फिर पीछे गया है, मैंने उसको धक्के दे के बाहर निकाला, भाई मेरे अब्बू आते हैं तो आप फिर आ जाइएगा। वो शायद उसको ये बात पसंद नहीं आई, वो उसी जगह कमरे में बैठ के उसने तब कितनी दफ़ा या कितनी बार वो आपके अब्बू की गैर मौजूदगी में इस घर में आ चुका था? ये इस महीने में कम से कम कोई 10-12 दफ़ा गैर मौजूदगी में आ चुका था। यही इसी मोहल्ले में रहने वाला है? इसी मोहल्ले में पहले रहता था, लेकिन अब यहाँ से चले गए हैं। तो वो उस दिन भी मुझे मार पीट के चला गया। मैंने अपने अब्बू से कुछ नहीं कहा कि भी क्यों मारा है या क्यों नहीं। उसने मारपीट क्यों की? कोई वजह बताई उन्होंने, या किसी तरह की वो आपसे डिमांड कर रहा था जिसकी वजह जो आपने पूरी नहीं की तो उसने आपको मारपीट? ऐसा कुछ भी नहीं उस वक़्त हुआ था, सिर्फ यही कहता था मैंने कमरे में बैठना है, क्योंकि ये अल्लाह मोहल्ला है, ये इस तरह इसकी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि आप जाएं, मेरे अब्बू आते हैं फिर आ जाइएगा। उसको शायद ये बात पसंद नहीं आई, मार पीट के तब भी चला गया। उसके बाद तो आपने इस बात की शिकायत अपने वालिद साहब से की? मैंने इनको कहा था, लेकिन वो मेरे अब्बू के सामने आके यही कहता है कि मैंने इसको कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। फिर इसी तरह ये 31/5 को फिर अब्बू की गैर मौजूदगी में आया है। सुबह 10-10:30 बजे उसको पता होता था शायद कि अब्बू मेरे चलेंगे। फिर आया आके यही कहता है कि तुम्हारे अब्बू किधर है। मैंने कहा मेरे अब्बू घर पे नहीं है, काम पे चले गए। कहता ठीक है, फिर ऐसे करो पानी का गिलास पिला दो, मैं पानी पी के चला जाता हूँ। पानी लेने अंदर गई हूँ, पीछे गन पॉइंट पे आया। उसके पास गन थी? जी। तो उसने कहा कि कुछ बोलना नहीं। मैंने शोर शराबा नहीं किया, मैंने मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के कमरे में ले गया, ज़्यादती की है। तो जाते वक्त सिर्फ यही कह के गया है कि अब मैंने ना तुम्हें अपने काबिल छोड़ा ना किसी के काबिल छोड़ा। ये सब क्या वो आपसे किसी तरह की डिमांड करता था जो आपने पूरी नहीं की हो, या किसी तरह के कोई आपको प्यार मोहब्बत का कोई झांसा देने की कोशिश की हो जो आपने पूरी नहीं की हो, या आपने उसकी बात ना मानी हो, उसके नतीजे में उसने ये सब कुछ किया है? कभी कभी उसकी ये हरकतों की वजह से पता चलता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये क्या चाहता है। बात बात पे कभी होना, ये मेरे वाले साहब इनके सामने भी कुछ ऐसी बात मैंने आपस में करी ना, तो उठा के मुझे थप्पड़ मार देता था। मुझे ये बताएं कि आपको उस बंदे पर इतना एतमाद था कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर आता था, आपने उसे मना नहीं किया जब आपकी बेटी ने पहली बार आपसे शिकायत की? मैं 2-3 दफ़ा जी मना किया कि मैं जेल चला जाता मगर आ जाता। जब आपकी बेटी ने आपको शिकायत की कि अब्बा ये आता है आपकी गैर मौजूदगी में मुझे तंग करता है, तब आपने उसे सख्ती से मना किया? जी मैं 2-3 दफ़ा मना किया। उन्होंने 2-3 दिन बड़ी धक्के दे के भी निकाला बाहर। जेल में चला जाता मगर फिर आ जाता। ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने धक्के दे के भी निकाला है, उसको सख्ती से मना किया है कि आप हमारे घर ना आया कर, इस तरह मोहल्ले में बदनामी होती है, लोग बातें करते हैं। तो जब आप उसको धक्के दे के बाहर निकालते थे तो ये जो बाहर लोग होते हैं मोहल्लेदार, ये कुछ नहीं कहते थे या इन्होंने आपका साथ नहीं दिया? इधर एक मेरी हमसे ये दोस्त ही रहती थी, वो अभी यहाँ से गई हैं, उसने 1-2 दफ़ा देखा है, आता था इसी के साथ, जिसके साथ चाहता था, मतलब कि कहता मैं इसका भाई हूँ, जिसके साथ चाहता था बदनामियाँ लगा देता था। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपका काम है ये पतीसे वगैरह की, आप फेरी वगैरह ये लगाते हैं, तो वो आपके साथ होता था? मेरे साथ नहीं होता, वो किसी पास से काम करता था, मेरे साथ नहीं होता। वो फिर जब आपके साथ नहीं होता था, आपके साथ काम नहीं करता, फिर वो घर में कैसे आता था? आपका उसके साथ ताल्लुक कैसे बना? मेरा कोई तलक नहीं होना ना, वो बात मतलब मैं चला जाता मगर आ जाता है। मैंने एक गल नहीं इतने फिर अपने माई बाप को लैके आ गया। माई बाप ने मैं उठाता हूँ, निकल बैठा मैं साढ़े को, मैं किसी सारी इज्जत में हथ पाया तो सानू माफ़ी दी है, भाई सानू को माफ़ी नहीं है। उत्थों जाके उल्टा सगों दूसरे अकबर नाम का बंदा नाल ਉਹਨੂੰ लैके फिर दोबारा आके मेरे बच्ची दत्थी पैन। तो आपने रिपोर्ट वगैरह पर्चा वगैरह करवाया?
जी एक उठाया सुनते नहीं, रिपोर्टा ले आंदियां ने, ये रिपोर्टा भी नहीं मान रहे हो। आपने रिपोर्टें भी दिखाई हैं थाने में, उन्होंने आपका पर्चा किया है लेकिन उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई भी नहीं की, पर्चा भी नहीं किया, दरखास्त दी है। जो अपना अपना इंस्पैक्टर है उन्हें भी आर साहब का नाम है, वो उसे भी मेरी नहीं सुनी, वो सका निकल जाए गलत है। अब से आप कितनी दफ़ा थाने का चक्कर लगा चुके हैं? जी मैंने महीना ही हो गया लगाया, जो ये बनिया उदूला मैं चक्कर लगा रहा, कोई बात नहीं मानते। अच्छा, उस बंदे के घर वाले भी आपके पास आए थे, उन्होंने आपसे माफ़ी तलाफ़ी की कि हमें माफी मांगी, मेरे को माफ़ी नहीं दी, धमकियाँ दी? दिया भी है, तुम जो होता तुम कर लो, अभी माफ़ी शाफी नहीं करेंगे। मैं माफ़ी साढ़े को आई नहीं, वो दूसरी पार्टी ने पैसे दिते उन्होंने, SHO को 2 लाख रुपया दिता हो। ठीक है जी, दूसरी पार्टी ने SHO को पैसे दिए 2 लाख रुपया। वो तां वास्ते जी साड़ी मतलब ना पुलिस का मतलब सुन रही है, ना वो बंदा सुन रहा, कोई मतलब कितने भी जाने कोई बंदा साड़ी नहीं सुन रहा। मेरी इन लोगों से यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और मैं इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहती। हाँ इंसान में इंसाफ ही चाहिए, इस तो उत्ते सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू इज्जत चाहिए, सानू पैसा नहीं चाहिए। लड़के के घर वाले आए, उनका क्या कहना था आपको? उनका भी यही कहना है, उनकी भी मिन्नत समाज की है कि भी इज़्ज़त का मामला है, घर में बैठ के जैसे भी सुलझा सकते हैं कर लें। उन्होंने जाते वक्त यही कहा है कि जो आप लोगों से होता है आप कर लो। उनके घर में भी गए, उधर भी जाके उनकी मिन्नतें की है, मेरे बाप ने भी उनके पैरों तक गिरे हैं, लेकिन वो आगे से यही कहते हैं कि आप लोग जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे कहती है तब तक नहीं बोलना जब तक मेरे बेटे की आगे शादी नहीं हो जाती, उससे पहले अगर कुछ बोला तो तुम लोगों को हम जान से मार देंगे। मेरे बेटे की शादी हो जाए फिर जो तुम कहोगे हम वैसे करेंगे। उस लड़के की माँ भी तो एक औरत है ना, वो भी तो समझ सकती है ना इस लड़की की तकलीफ़, इसके कर्ब को, लेकिन नहीं, हम किसी की तकलीफ़ को उसकी जगह पर रख के अपने आप को नहीं देखते। तकलीफ़ वही है जो हमें होगी, दूसरे की तकलीफ़ को तो हम महसूस ही नहीं ना करेंगे। हैरत की बात है, खुद औरत होके वो इस लड़की की, इस बेचारी लड़की की फरियाद, इसकी तकलीफ़ और कर्ब को महसूस ना कर सकी। ये बताएं कि वो लड़का आपके वालिद साहब के सामने, लोगों के सामने आपको क्या कहता था, मुझे इस तरह से मुखातिब करता था? लोगों के सामने तो यही कहता था कि ये मेरी बहन है। कभी मेरे बाप को शक हो जाना कि ये नहीं है तो उसने फ़ौरन सर पे हाथ रख लेना, कभी कुरान पाक उठा के ले आना, उस पर हाथ रख देना कि ये मेरी बहन है। हैरत है उस जलील इंसान पे जिसने इतने मुकद्दस, इतने पाकीज़ा रिश्तों को भी पामाल कर दिया। हैरत है मुझे उस दरिंदा सिफ्त इंसान पर। शक मैंने इस तरह है, मैं जो जाता जब बात चाहता है मैंने उसे शक हो गया। आपकी गैर मौजूदगी में उसका घर आना आपके लिए शक की वजह बना। ठीक है, अक्सर बताती होती, जब चले जाते थे ना अब्बू आना, मैंने कहना कि अब्बू जी इस तरह अदनान आया था। अब्बू ने कहना क्या कहा, कहना कुछ नहीं, आपका पूछ के थोड़ी देर बैठ के चले। उस लड़के की बहनें हैं? उसकी 3 बहनें हैं। देखें, खुद 3 बहनों का भाई होने के बावजूद उसे शर्म ना आई। मैं तुझसे कहूँगी कि तुम्हें ज़रा शर्म ना आई, खुद 3 बहनों के भाई होते हुए भी। हमारे इस समाज में औरतों को इज़्ज़त तो बहुत दी जाती है, लेकिन सिर्फ किताबी हद तक। हमें कहा तो जाता है औरत जिस भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन सिर्फ किताबी हद तक। यही रिपोर्ट्स लेकर मैं अब थाने जाऊँगी, वहाँ से पता करूँगी क्यों इनकी केस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। क्या उनको वाकई पैसे दिए गए हैं? क्या वाकई ही यहाँ पर अमीर का राज चल रहा है? जी नाज़रीन, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाने के बाहर। यहाँ पर SHO से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि बाबरा केस को लेकर उनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस केस के तफ्तीशी के पास। मैं इनसे बात करूँगी कि ये केस कहाँ तक पहुँचा, इनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि बाबरा रफ़ीक ज़्यादती केस कहाँ तक पहुँचा है, इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट है जो डॉक्टर ने लिखा है कि इसमें नील है, तो वो हम अगर कार्रवाई नील है, डॉक्टर की लिखी हुई नील है, तो उसमें हम क्या कर सकते? आपके पास उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट है? ये मेरे पास है। ठीक है, मैं देख सकती हूँ एक नज़र इसको? कि रेड की थी वहाँ पर? जी बिल्कुल की थी। मुल्जिमान को आप लेकर आए थे? जी बिल्कुल नहीं लेकर आए, उससे पहले की थी। ये रिपोर्ट आने से चले उनके लाकर भी बुलाकर चेक कर लेते हैं क्या मामला है। रिपोर्ट आने पर ये जो रिपोर्ट नील आई। जी ठीक है जी, इनकी तरफ से आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप ये साबित कर सकें इल्ज़ाम है या जो भी है कि आपको 2 लाख रुपए दिए गए हैं उन बंदों की तरफ से जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़्यादती का? हर बंदे की अपनी ज़ुबान है,
कोई कैसे इस्तेमाल करता है, कोई कैसे करता है, हमारा इस बात से कोई तल्लक नहीं है। अगर इसमें 1% भी डॉक्टर इस पर रिपोर्ट लिखता हम उसकी उसी टाइम फौरी कार्रवाई। यहाँ पर जितनी दफ़ा भी ये अपनी केस की कार्रवाई के बारे में जानने के लिए आए हैं, इनके साथ किस तरह का सलूक किया गया? लेकिन मेरे लिए तो ये भी बुजुर्ग हैं, वो भी मोहतरमा है, मैंने तो इन्हें बता दिया जिसमें डॉक्टर ने कुछ नहीं लिखा। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने तफ्तीशी का मौक़िफ़ भी सुना और बाबरा और उसके वालिद रफ़ीक साहब का भी मौक़िफ़ सुना। आपने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी जिसमें ज़्यादती साबित नहीं हुई। अब ये देखते हैं कि ये केस कौन सा रुख अख्तियार करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।